नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। आज की पहली कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है। ये बात 2025 की है। मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव है माडीपुर। 7 जुलाई 2025 की सुबह करीब 4 बजे बिजली चली गई। माडीपुर गांव में रहने वाली सबा फिरदौस की नींद खुली। वह अपने पति के कमरे में गई और जैसे ही मुमताज अहमद को देखा, उसकी जोरदार चीख निकल गई। पति फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था और कमरे में सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था। कहीं पर कपड़े पड़े हुए थे तो कहीं पर कुछ और सामान। कमरा खून से लाल था। कमरे का हाल देखकर सबा पूरी तरह बदहवास हो गई और जोर जोर से चीखने लगी। सुबह सुबह सबा की रोने चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। घर में शोर सुनकर उसके तीनों बच्चे भी उठ गए और अपने अब्बू को देखकर रोने लगे। पति के कमरे की हालत देखकर सबा रोते रोते मुमताज के बड़े भाई मुश्ताक अहमद को फोन कर खबर दी। सूचना पाते ही मुश्ताक तुरंत मुमताज के घर पहुंचा। इसके बाद उसने परिवार के बाकी लोगों को भी जानकारी दी और पुलिस को भी सूचना दे दी। सुबह सुबह हत्या की सूचना पाते ही काजी मोहम्मदपुर थाने के एसएचओ जयप्रकाश सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मुमताज अपने कमरे में पेट के बल पड़ा हुआ था और उसका शरीर पूरी तरह लहूलुहान था। इस घटना की जानकारी एसपी मुजफ्फरपुर किरण कुमार और डीएसपी सीमा देवी को भी दे दी गई थी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच पड़ताल में पता चला कि हत्यारे पड़ोसी की छत का सहारा लेकर मकान के फर्स्ट फ्लोर के कमरे की जाली और ताला काटकर अंदर घुसे थे। उन्होंने लूटपाट की और फिर मुमताज की हत्या करके फरार हो गए थे। मौके पर पहुंची एसपी कोटा किरण ने तुरंत एफएसएल की टीम जांच के लिए बुला ली। एफएसएल की टीम के 5 वैज्ञानिक करीब 2 घंटे तक कमरे और फर्स्ट फ्लोर पर कटी जाली और ताले से सबूत जुटाते रहे। साथ ही टीम ने मृतक के बिस्तर पर पड़े चाकू से खून के सैंपल और फिंगरप्रिंट भी लिए। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। खोजी कुत्ते ने कई बार मृतक के पास से होते हुए उसकी पत्नी सबा के पास भी रुका। लेकिन पुलिस को यह शक नहीं था कि सबा ने हत्या की हो, क्योंकि सबसे पहले वही घटना के बाद मौके पर पहुंची थी और वह मृतक की पत्नी थी। उसके बाद कुत्ता मृतक के कमरे से नीचे उतरकर बगल की गली और झाड़ियों के रास्ते होते हुए रेलवे ट्रैक तक गया और वहीं रुक गया। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल से सभी साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। इसी दौरान पता चला कि मृतक के पास 2 मोबाइल फोन थे जो गायब थे। घर की ज्वेलरी और नकदी भी चोरी हो चुकी थी। मुमताज के घर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी गायब थी। लगता है कि अपराधियों ने खुद पर शक न पड़े, इस डर से सब कुछ अपने साथ ले लिया था। इस बीच मृतक की पत्नी सबा फिरदौस रो रो कर बुरी हालत में थी। कई बार वह बेहोश भी हो गई, जिसे बड़ी मुश्किल से संभाला गया। रोते रोते सबा ने बताया कि पति कई महीनों से नौकरी को लेकर परेशान थे। अक्सर वह कहते थे कि उनकी नौकरी खतरे में है और कभी भी हाथ से जा सकती है। इसके अलावा मुमताज ने आसपास कई लोगों को पैसा भी दिया था, जो अब वापस नहीं मिल रहा था। सबा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन उनके पति का दुश्मन बनकर उनकी हत्या कर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मुमताज का गला किसी धारदार हथियार से 3 बार काटा गया था। उसी हथियार से उसकी दोनों आंखों में भी वार किए गए थे। इसके अलावा उसके शरीर पर अलग अलग जगहों पर 5 से 6 गहरे घाव भी पाए गए। पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुमताज के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। जिस रास्ते से खोजी कुत्ता बार बार जाता रहा था, पुलिस ने वहां लगे कैमरे की फुटेज देखी। रात करीब 3 बजे उस रास्ते से एक काली रंग की नई मॉडल की स्कॉर्पियो आती जाती दिखाई दी। इससे पुलिस को पूरा शक हुआ कि अपराधी इसी स्कॉर्पियो से घटना को अंजाम देने आए होंगे। इसी शक के चलते पुलिस ने रामराज की ओर जाने वाले रास्ते पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटा ली। इसके साथ ही पुलिस ने डीआईयू और सर्विलांस टीम को मृतक के दोनों मोबाइल नंबर दे दिए, जिन्हें सर्विलांस पर लगाया गया। लेकिन अफसोस, कहीं से भी पुलिस को इस घटना से जुड़ी कोई खास जानकारी नहीं मिली। जब पुलिस को इस हत्याकांड के सिलसिले में कहीं से भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, तो पुलिस ने फिर से उसके फैमिली वालों के साथ साथ पड़ोसियों से पूछताछ की, जिसके दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। पड़ोसियों ने बताया कि मुमताज की गैर मौजूदगी में उसके घर पर कभी कभी एक युवक आता था। वह युवक कौन था, उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने फिर से
से मृतक मुमताज अहमद की पत्नी फिरदौस से पूछताछ की, लेकिन फिरदौस अपने पहले बयान से कुछ हटती नजर आई। पड़ोसियों की बताई खबर मिलते ही पुलिस ने फिर से सबा फिरदौस से कड़ी पूछताछ की। इस बार सबा का बयान बदल गया। उसने कहा कि जब वह पति के कमरे की तरफ गई तो वहां कुछ लोग मुमताज को मार रहे थे। उसने रोकने की कोशिश की तो लोगों ने चाकू दिखाकर उसे बांध लिया। आगे उसने बताया कि उसके सामने ही मुमताज को चाकुओं से काट कर मार दिया गया और फिर अलमारी खोलवाकर अंदर का सारा सामान लूट लिया गया। लेकिन पुलिस को शक हुआ कि सबा अपना किसी खास शख्स को बचाने के लिए बयान बदल रही है। इसलिए डीएसपी ने खुद उसे बुलाकर फिर पूछताछ की, पर सबा बार बार वही बात दोहरा रही थी कि बदमाशों ने हत्या की। लेकिन पुलिस को उसके परिवार वालों ने एक और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुमताज के साथ उसका छोटा भाई भी रहता था, जिसको सबा फिरदौस ने एक दिन पहले ही अपनी रिश्तेदारी में भेज दिया था। उसके बाद उसने अपने देवर से कहा था कि वह रात में वहीं पर रुके। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने इस बारे में उसके देवर से पूछा तो उसने पुलिस को बताया कि भाभी ने ही उसे यह कहकर भेजा था कि आज रात तुम वहीं पर रुक जाना। लेकिन पुलिस के लिए यह जानकारी भी अधूरी ही थी। फिर भी पुलिस का उस पर शक पूरी तरह से गहरा गया था। उसके बाद पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया। सबा फिरदौस का मोबाइल अपने कब्जे में लेते ही पुलिस ने सबसे पहले उसके गूगल सर्च पर क्लिक किया। क्लिक करते ही उसकी सारी जानकारी सामने आ गई। कुछ दिन पहले ही सबा फिरदौस ने गूगल पर सर्च किया था कि हत्या कैसे करनी चाहिए। इससे सब कुछ साफ हो गया था कि सबा फिरदौस ने अपने पति को मौत की नींद सुलाने का तरीका गूगल पर ही सर्च किया था। जब पुलिस ने सबा फिरदौस के खिलाफ कई सबूत जुटा लिए तो उससे सख्ती से पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे सबा फिरदौस ज्यादा वक्त तक टिक न सकी। फिर उसने पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता दिया था। सबा ने पुलिस को बताया कि उसने गूगल और यूट्यूब से हत्या के तरीके देखे और एक दिन सोच समझकर योजना बनाई और मुमताज की हत्या कर दी। उसने पूछताछ में जुर्म कबूल किया, पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। कोई भी इंसान उसकी बात से सहमत नहीं हो पा रहा था। वजह यह थी कि मुमताज एक हट्टा कट्टा युवक था। वह अकेले उसकी हत्या कैसे कर सकती थी? सबा ने पुलिस को बताया कि उसने मुमताज के गहरी नींद में सोते ही तकिए से उसका मुंह दबाकर हत्या की। दूसरी ओर मुमताज के मकान के बाहर लगे दरवाजे की जाली और ताला कटे हुए मिले थे। सबा का मोबाइल तो पुलिस को मिल गया था, लेकिन मुमताज के 2 मोबाइल फोन गायब थे। मुमताज के घर में उसकी गैर मौजूदगी के दौरान जो शख्स आता जाता था वह कौन था और उसका सबा से क्या रिश्ता था, यह सब पुलिस के लिए अनसुलझा रह गया था। पुलिस पूछताछ और मुमताज के परिवार वालों से मिली जानकारी के अनुसार इस हत्याकांड का जो खुलासा हुआ वह इस प्रकार था। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर थाने के ढढ़ुआ गांव में मुमताज अहमद का परिवार रहता था। सबा फिरदौस मुमताज की रिश्ते में साली थी। उसकी बहन की शादी मुमताज के बड़े भाई मुश्ताक अहमद से हुई थी। इसी कारण सबा अक्सर अपनी बहन से मिलने मुमताज के घर आती जाती रहती थी। इसी आने जाने के दौरान सबा और मुमताज के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गए और बाद में अवैध संबंध भी बन गए। उस वक्त सबा सिर्फ 16 साल की थी। धीरे धीरे सबा फिरदौस और मुमताज अहमद के लव अफेयर की जानकारी सबा के परिवार वालों को भी हो गई। बाद में सबा की बड़ी बहन की ससुराल जाने पर परिवार ने रोक लगा दी, लेकिन मुमताज अपने भाई की ससुराल जाने से नहीं रुका। वहां वह सबा के साथ आंख मिचौली और प्यार का खेल खेलने लगा। इसके बाद मुमताज अपने परिवार वालों से भी सबा से शादी करने की जिद करने लगा, लेकिन मुमताज के घर वाले किसी भी हाल में इसके लिए तैयार नहीं थे। वहीं सबा के परिवार वाले भी उसकी कम उम्र को देखते हुए शादी के लिए राजी नहीं थे। इसके बावजूद मुमताज अपनी जिद पर अड़ा रहा। लेकिन सबा फिरदौस और मुमताज अहमद पहले ही एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा चुके थे। जब परिवार उनके रास्ते में अड़ा तो एक दिन सबा अपने प्रेमी मुमताज के साथ घर से भाग गई। इससे दोनों परिवारों को समाज के सामने झुकना पड़ा। दोनों एक ही बिरादरी और खास रिश्तेदारी से जुड़े थे, इसलिए परिवारों ने मिलकर बातचीत की। रिश्तेदारी का कनेक्शन होने की वजह से जल्दी ही सहमति बन गई और 2012 में उनकी शादी कर दी गई। उस समय मुमताज बेरोजगार था, लेकिन उसने सरकारी नौकरी के लिए कई जगह आवेदन कर रखा था। सबा भी पढ़ाई में तेज थी। शादी के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसी दौरान 2014 में मुमताज अहमद की नौकरी पंचायत रोजगार सेवक के पद पर लग गई। मुमताज की पहली पोस्टिंग वैशाली के भगवानपुर प्रखंड में हुई थी।
नौकरी लगने के बाद उसने अपना गांव छोड़ दिया और अपनी पत्नी सबा फिरदौस को साथ लेकर मुजफ्फरपुर जिले के माड़ीपुर स्थित रामराजी रोड पर मस्जिद के पास अपना घर बना लिया। नौकरी लगने के बाद सबा फिरदौस भी सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करने लगी। दिल में बड़ा अफसर बनने की चाहत लिए उसने शादी के बाद भी कड़ी मेहनत जारी रखी। इस दौरान उसने एक बार बीपीएससी और 2 बार यूपीएससी का एग्जाम भी दिया। समय के साथ सबा फिरदौस को 2 बेटियों और एक बेटे ने जन्म दिया। हालांकि उसका घर परिवार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके अंदर अफसर बनने का जज्बा अब भी कम नहीं हुआ था। शादी के कई साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 2022 आते आते उनके रिश्तों में खटास आने लगी। इसका मुख्य कारण मुमताज का काम में हमेशा फंसा रहना था। वह 2.5 साल से वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में पंचायत रोजगार सेवक की नौकरी कर रहा था। इसके बाद उसे रतनपुरा और असोई पंचायत में काम के लिए भेजा गया, जिससे वह घर से लगातार बाहर रहता और बच्चों व पत्नी के लिए समय नहीं निकाल पाता था। इसी वजह से सबा फिरदौस को शक होने लगा कि मुमताज का किसी दूसरी महिला के साथ रिश्ता चल रहा है। इस शक की वजह से दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए और धीरे धीरे उनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई। सबा को पूरा भरोसा था कि मुमताज का भगवानपुर प्रखंड में काम करने वाली किसी महिला के साथ अवैध संबंध है। सबा पढ़ी लिखी थी और कई बार उसने देखा कि मुमताज चोरी छिपे मोबाइल पर बातें कर रहा है। उसे पूरा यकीन हो गया कि पति किसी दूसरी महिला के प्यार में पड़ गया है। सच्चाई जानने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सबा ने अपने मोबाइल में ट्रैकर ऐप इंस्टॉल कर लिया ताकि वह घर बैठे ही मुमताज की हर गतिविधि पर नजर रख सके। मुमताज का काम ऐसा था कि उसे दिन में तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता था। इसके बावजूद जब वह घर आता, सबा उसे तरह तरह के सवाल पूछकर तंग करने लगी। इससे मुमताज झुंझलाने लगा और दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। इस दौरान सबा अपने एक रिश्तेदार के संपर्क में आ गई और मोबाइल पर उससे बात करने लगी। धीरे धीरे वह रिश्तेदार उसके घर भी आने लगा। अफेयर शुरू होने के बाद सबा का मुमताज के प्रति व्यवहार बदल गया। वह अक्सर खफा रहती और हर बात पर चिड़चिड़ी हो गई। इससे मुमताज को भी शक होने लगा। कई बार मुमताज ने उसका मोबाइल मांगा, लेकिन सबा ने साफ मना कर दिया था और मोबाइल अपने पास लॉक करके रखती थी। यही वजह थी कि मुमताज को शक हुआ कि उसकी गैर मौजूदगी में सबा किसी और से मिलती है। सच्चाई जानने के लिए मुमताज ने अपने बच्चों से पूछा। बच्चों ने साफ साफ बता दिया कि आपके पीछे घर में एक अंकल आते हैं। इस बात से मुमताज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उसने उस वक्त सबा से सीधे कोई बात नहीं की। वह गुपचुप तरीके से जानना चाहता था कि वह कौन है और कहां रहता है। सच्चाई जानने के लिए मुमताज ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए ताकि पत्नी की हर रोज की हरकत पर नजर रख सके। जब सीसीटीवी लगे, सबा फिरदौस भी सचेत हो गई और उसने फोन कर अपने रिश्तेदार को सब कुछ बता दिया। इसके बाद वह उसके घर नहीं आया। फिर भी मुमताज मानने को तैयार नहीं था और कई बार जानने की कोशिश करता रहा कि उसके पीछे कौन आता है। सबा अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। इसी वजह से दोनों के बीच झगड़े और मनमुटाव बढ़ गया और कई बार मुमताज ने सबा की पिटाई भी की। मुमताज अपनी प्रेम कहानी उससे छिपाए हुए था, लेकिन बार बार सबा फिरदौस पर शक करते हुए उसकी सच्चाई जानने के लिए बेचैन था। उसकी इस हरकत से सबा फिरदौस पूरी तरह से पति से नफरत करने लगी थी। उसने तभी सोच लिया था कि किसी भी तरह से पति से पीछा छुड़ाना होगा। उसे भरोसा था कि उसकी पढ़ाई और मेहनत रंग लाएगी और एक दिन उसकी सरकारी नौकरी लग ही जाएगी। इसके बाद वह अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश करेगी। एक दिन सबा ने एक कागज पर लिखा, हारना मंजूर है मुझे, पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगी। मुमताज ने यह देखा, लेकिन उसने सोचा कि यह बच्चों के लिए लिखा होगा और इस पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे सबा ने पति की हत्या की योजना बनाना शुरू किया। वह क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर वाली फिल्में देखने लगी ताकि सीख सके कि बिना ज्यादा खतरे के काम कैसे किया जाता है, और उसी हिसाब से उसने अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। सबा ने गूगल और यूट्यूब पर जाकर हत्या के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए थे। जो भी तरीका समझ में आता उसने नोट कर लिया ताकि जल्दी से अपने पति से छुटकारा पा सके। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब मुमताज शाम को घर आता तो सबा उससे सीधे सीधे बात नहीं करती थी। उस बदलते व्यवहार से परेशान होकर मुमताज ने शराब पीना शुरू कर दिया। वह थक कर आता, खाना खाता और सो जाता। इसी दौरान सबा ने पूरी योजना तैयार कर ली थी।
जैसे किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट हो। उसने चुपचाप ताले की चाबी खो जाने का बहाना बनाकर दरवाजे की जाली और ताला कटवा लिए थे, ताकि बाद में लगे कि कोई बाहर वाला घर में घुस आया और सब लूटकर भाग गया। पति की हत्या की पूरी योजना तैयार करने के बाद सबा ने 7 जुलाई 2025 का दिन तय कर दिया। 7 जुलाई की रात मुमताज अहमद देर रात घर आए। सबसे पहले उन्होंने शराब का पैग लिया। उसी समय फोन आया और वह फोन पर बात करते करते ऊपर की मंजिल पर चले गए। काफी देर तक उन्होंने फोन पर बात की। जब नीचे आए तो सबा ने पूछा, किसका फोन था? मुमताज ने जवाब दिया, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूं। इसके बाद सबा ने उसका मोबाइल देखने की जिद शुरू कर दी, लेकिन मुमताज ने नहीं दिया। इसके बाद भी दोनों ने बच्चों के साथ खाना खाया और मुमताज अपने कमरे में सोने चला गया। सबा भी बच्चों को साथ लेकर दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बच्चे सो गए, लेकिन सबा की नींद गायब हो गई थी। वह बार बार उठती और पति के कमरे की तरफ नजर रखती रही। रात का समय उसके लिए बिल्कुल नहीं गुजर रहा था और वह लगातार घड़ी की ओर देखती रही। जब रात काफी ढल गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, सबा धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली। मुमताज पूरी तरह से शराब और थकावट के कारण सो रहे थे। रात के 1:20 पर सबा ने सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग बॉक्स बाहर निकाल लिया। फिर वह बच्चों के पास बैठी और लाइट गुल होने का इंतजार करने लगी। रात के लगभग 2:30 लाइट चली गई। सबा ने अपने कमरे से हथौड़ा और चाकू लेकर मुमताज के कमरे में कदम रखा। मुमताज गहरी नींद में सो रहे थे। मौका पाकर सबा ने एक हाथ से तकिए से उनका मुंह दबाया और दूसरे हाथ से हथौड़े से सिर पर कई बार वार किए। मुमताज की चीख तकिए के नीचे दब गई। मुमताज अहमद शरीर से तगड़े थे, लेकिन सबा ने कोई मौका नहीं छोड़ा। वह बेड से उठकर उसके पास बढ़े तो सबा ने हाथ में चाकू उठा लिया और लगातार वार किए। मुमताज फर्श पर गिर गए और फिर सबा ने उनका गला काट दिया। साथ ही उनकी आंखों पर भी कई वार किए। थोड़ी ही देर बाद मुमताज की मौत हो गई। उसके बाद सबा ने अपने बच्चों को देखा जो गहरी नींद में सो रहे थे। फिर उसने मुमताज के दोनों मोबाइल और डीवीआर उठाए और रात का फायदा उठाकर पड़ोसियों की छत से उन्हें जंगल में फेंक दिया। अपने घर की छत पर जाकर उसने दरवाजे की जाली काटी और पहले से कटा ताला लगा दिया, ताकि यह हत्याकांड लूट का दिखे। पूरी घटना के बाद सबा ने अपने कपड़े बदल लिए, कमरे में सामान इधर उधर रख दिया और फिर बच्चों के पास जाकर सो गई। जैसे ही सबा को लगा कि सुबह हो रही है, उसने अपने बच्चों को उठाया और पड़ोसियों के साथ अपने परिवार वालों को भी घर में लूटपाट और पति की हत्या की खबर दी। खबर पाते ही सबसे पहले उसके परिवार वाले आए और थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस घटना के बाद मुमताज के बड़े भाई मुश्ताक अहमद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि डकैतों ने मुमताज की हत्या करने के बाद सबा से चाकू की नोक पर 9 लाख की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए नकद लूटकर फरार हो गए। सबा ने पति की हत्या करने से पहले ही चाकू पर उसका रुमाल लपेट दिया था, ताकि पुलिस को उस पर उसके अंगुलियों के निशान न मिले। पुलिस ने सबा की मदद से मुमताज का मोबाइल और डीवीआर भी बरामद कर लिया। सबा ने हत्या खुद करने की बात कबूल की, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबका मानना था कि इसमें किसी और की भी मदद जरूर रही होगी। सबा मुमताज के घर पति की गैर मौजूदगी में कौन आता था, यह भी रहस्य बना रहा और उसने इसे अपने दिल में छिपाए रखा। जब केस खुला तो पुलिस ने सबा को कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया, लेकिन उसकी वजह से पति पर शक और प्रेम कहानी के चलते अपने ही बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला गया। आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा की है। ये बात 2021 की है। आगरा में कूचा साधुराम नाम का एक इलाका है। ये इलाका कोतवाली की सीमा में आता है। इसी कूचा साधुराम की गली में रेखा अपने 3 बच्चों के साथ अकेली रहती है। रेखा की जिंदगी बचपन से ही परेशानियों से भरी रही। मां के गुजरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। वो विलासपुर में चूड़ियों का कारोबार करते थे, इसलिए रेखा आगरा में अपने चाचा के पास रही। चाचा और बाकी रिश्तेदारों ने उसे पढ़ाया लिखाया। फिर उसी शहर में उसकी शादी अमन से हो गई। अमन और रेखा के 3 बच्चे हुए, लेकिन शादी के 15 साल बाद अचानक अमन और रेखा के बीच मतभेद होने लगे। 8 महीने पहले दोनों ने तलाक ले लिया था। तब से रेखा अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी। पता नहीं उसे किस बात का डर था, शायद किसी बात का खौफ मन में बैठा हुआ था। इसी वजह से उसके घर के दरवाजे ज्यादातर समय बंद ही रहते थे।
अगर कभी उसे बाहर जाना पड़ता तो बच्चों को घर के अंदर बंद कर बाहर से ताला लगाकर जाती थी। 21 जुलाई की रात पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने देखा कि रेखा के घर का दरवाजा खुला है, तो उसे हैरानी हुई। रात करीब 12 बजे जब उसने फिर देखा तो दरवाजा अब भी खुला था। अगली सुबह भी जब दरवाजा खुला मिला तो उसने शक होने पर कोतवाली थाने में फोन करके पूरी बात बता दी। मामला संदिग्ध लगने पर 2 पुलिसकर्मी रेखा के घर पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। रेखा और उसके तीनों बच्चों की लाशें खून से सनी पड़ी थीं। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। थोड़ी ही देर में पुलिस के बड़े अधिकारी और आगरा में रहने वाले रेखा के चाचा और ननद भी मौके पर पहुंच गए। बच्चों के शव देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। लेकिन रेखा की हालत और भी दर्दनाक थी। उसका शव संदिग्ध हालत में पड़ा था और कपड़े ठीक से नहीं थे। इसी वजह से पुलिस ने किसी को भी शव देखने नहीं दिया और चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि चारों की गर्दन तेज धार वाले हथियार से बहुत सफाई से काटी गई थी। गला रेतने के साथ ही उनकी सांस की नली भी काट दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक चारों की मौत 21 जुलाई को ही हो चुकी थी। रेखा की दादी याना एतमाउद्दौला में रहती हैं। पोस्टमार्टम के बाद शवों को वहीं भेजा गया और अगले दिन रेखा के पिता और भाई के आने पर ताजगंज श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस सामूहिक हत्याकांड के बाद रेखा के परिजनों ने उसके पूर्व पति अमन और उसकी दूसरी पत्नी पर शक जताते हुए पुलिस को तहरीर दी। रेखा की ननद ने बताया कि करीब 6 साल पहले अमन ने ही रेखा के नाम यह मकान खरीदा था। तलाक के बाद से वह अपने बच्चों के साथ यहीं अकेली रह रही थी। ननद के मुताबिक तलाक के समय रेखा ने बच्चों को अपने पास रखने की बात कही थी, इसलिए उनके भाई अमन ने बच्चों को छोड़ दिया था। लेकिन कुछ समय से रेखा खुद बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाह रही थी। वह अमन से कहती थी कि बच्चों को अपने पास ले जाए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। ननद ने बताया कि जब उनका भाई बच्चों से मिलने आता था तो रेखा उसे बच्चों से मिलने नहीं देती थी और झगड़ पड़ती थी। वहीं रेखा की दादी का कहना है कि अमन अक्सर जबरदस्ती घर आ जाता था और रेखा को धमकियां देता था। मृतका के मुंह बोले भाई ने पुलिस को बताया कि रेखा सब कुछ छोड़कर दिल्ली में बसने की सोच रही थी। वह उसके साथ दिल्ली गई थी, जहां 18 लाख रुपए का एक फ्लैट पसंद किया गया था। रेखा का इरादा अपना यह मकान बेचकर वही फ्लैट खरीदने का था। वह बच्चों की जिम्मेदारी भी अपने पति अमन को सौंपना चाहती थी और इस बारे में उसने बात भी की थी। लेकिन अमन ने कहा था कि वह बच्चे केवल कोर्ट के आदेश पर ही लेगा। रेखा के चाचा ने बताया कि तलाक के समय दोनों परिवारों के बीच पंचायत भी हुई थी, लेकिन जब रेखा नहीं मानी तो परिवार ने उससे सारे संबंध तोड़ लिए थे। इन सब बातों के बाद शक की सुई अमन की ओर घूमी, इसलिए पुलिस ने उससे पूछताछ की। हालांकि पूछताछ में वह निर्दोष पाया गया। इसके बाद पुलिस ने यह जांचने की कोशिश की कि कहीं मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा तो नहीं, क्योंकि रेखा अपने मुंह बोले भाई रमेश और उसके पिता के कहने पर पूजा पाठ में गहरी रुचि लेने लगी थी। वह दिन में कई घंटे पूजा करती थी और उस दौरान किसी का फोन तक नहीं उठाती थी। लेकिन इस दिशा में भी पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि तलाक के बाद रेखा के रामपुर निवासी सलीम खान से नजदीकी संबंध बन गए थे। शक के आधार पर पुलिस ने सलीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन उसने रेखा के साथ किसी भी तरह के प्रेम संबंध होने से साफ इनकार कर दिया। अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन पूछताछ में जो जानकारी मिली उससे पुलिस एक बात जरूर समझ गई थी, हत्यारा कोई अजनबी नहीं हो सकता, बल्कि रेखा का परिचित ही होगा। रेखा दिन भर अपने दरवाजे बंद रखती थी, इसलिए यह संभावना बहुत कम थी कि उसने किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा खोलकर उसे घर में आने दिया हो। यह कहना सही होगा कि जब किसी ओर से कुछ सबूत हाथ नहीं आए तो पुलिस का ध्यान रेखा की संपत्ति की तरफ चला गया। उन्हें पता था कि तलाक के समय रेखा को अपने पति से काफी बड़ी रकम और जेवरात मिले थे। इसके अलावा वह दिल्ली में बसने की योजना बना रही थी और चाहती थी कि अमन अपने तीनों बच्चों को उसके साथ ले जाए। लेकिन अमन इस बात पर अड़ा था कि वह बच्चों को केवल कोर्ट के आदेश के बाद ही साथ ले जाएगा। पुलिस की आखिरी उम्मीद रेखा के फुफेरे भाई पर टिकी हुई थी। तलाक के बाद रेखा की सबसे अधिक फोन पर बातचीत इसी से होती थी, लेकिन जब पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन चेक की तो वह घटना वाले दिन आगरा से बाहर दिखा। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय स्तर पर गली में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के वक्त गली में कौन कौन मौजूद था।
इसी जांच में जब एक फुटेज में फुफेरे भाई को देखा गया तो पुलिस चौंक गई। उसका मोबाइल लोकेशन तो आगरा से बाहर दिखा रहा था, लेकिन वह उसी दिन आगरा में रेखा के घर तक जाने वाली गली में मौजूद था। इससे शक हुआ कि उसने जानबूझकर अपना मोबाइल बाहर भेज दिया था ताकि उसकी मौजूदगी आगरा में सामने न आए। इसके बाद पुलिस ने संतू से कड़ी पूछताछ की और पूरा सच सामने आ गया। संतू ने बताया कि उसने रेखा से 2 लाख रुपए उधार लिए थे, जिन्हें रेखा वापस मांग रही थी। रेखा के पास पैसे हैं यह उसे पता था। जब रेखा ने ज्यादा दबाव बनाया तो उसने ठान लिया कि रेखा को मारकर उसके पैसे और जेवर छीन लेगा। संतू ने बताया कि रेखा अपना मकान बेचकर दिल्ली में फ्लैट लेना चाहती थी। इस वजह से उसने 2 दोस्तों को साथ लेकर रेखा के घर पर भेजा, जिन्हें उसने खरीदार बताकर बुलाया था। वहां रेखा ने हमें समोसे दिए। मौका पाकर उन्होंने घर में रखी कैंची से रेखा का गला रेत दिया। संतू ने कहा कि शुरू में सिर्फ रेखा को मारने का इरादा था, इसलिए कोई बड़ा हथियार साथ नहीं लिया था। मगर अचानक रेखा का बड़ा बेटा कमरे में आ गया, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। बाकी 2 बच्चे सो रहे थे, उन्हें भी सोते हुए ही मार दिया गया। फिर उन्होंने घर में रखी नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। पूछताछ के बाद संतू और बाकी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अगर रेखा ने संतू से वो 2 लाख रुपए नहीं मांगे होते तो बहुत संभव है कि वह उसे मारने की साजिश ही न करता। बच्चे और रेखा की जान बच सकती थी, लेकिन सही तरीका यह होता कि रेखा पुलिस या किसी भरोसेमंद रिश्तेदार की मदद लेती, ताकि पैसों के लालच में कोई उसे नुकसान न पहुंचा पाता। परिवार वाले अब इस बात पर रोते कहते हैं कि अगर अमन ने रेखा की बात मानकर बच्चे साथ ले लिए होते तो शायद उनकी जान बच जाती। इस कहानी का संदेश ये है कि लालच, जल्दबाजी और भरोसे का गलत इस्तेमाल कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकता है। समस्याओं का हल बातचीत, सतर्कता और सही मदद लेकर करना चाहिए, न कि डर या लालच में अकेले फैसले लेना। अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा हमेशा पहले रखनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।